स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 के अंतर्गत जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जिसका नाम है वंशागत एवं विभिन्नता का सिद्धांत। इस अध्याय में हम आज पढ़ेंगे गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में। तो आपको पता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कायिक या दैहिक गुणसूत्र, एक लिंग गुणसूत्र। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि कायिक या दैहिक गुणसूत्रों के पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोग। तो हेडिंग हमारे रहेगी इसमें गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। ये हमारी आज की हेडिंग रहेगी स्टूडेंट्स। गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणसूत्र हमने आपको बताया कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, कायिक या दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। अलग अलग इसमें परिवर्तन द्वारा अलग अलग रोग भी होते हैं, तो अलग अलग हमको पढ़ना भी है। तो आप इसमें एक लाइन लिख लेंगे, गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा निम्नलिखित प्रकार के रोग होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के रोग होते हैं। गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा निम्नलिखित प्रकार के रोग होते हैं। इसमें पहला हेडिंग हमारी रहेगी स्टूडेंट्स, कायिक या दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोग।
कायिक या दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोग। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में। तो पहले हम कायिक या दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट्स, किनको किनको, तो हमको पढ़ना है रंजकहीनता, रंजकहीनता, दूसरा पढ़ना है एलकेप्टोन्यूरिया, एलकेप्टोन्यूरिया। तीसरा है रोग फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और चौथा है हंसिया का रुधिराणु, हंसियाकार रुधिराणु, रुधिराणु। ये चार रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कायिक या दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रंजकहीनता को, एल्बिनिज्म को। कि एल्बिनिज्म अर्थात रंजकहीनता रोग कैसे होता है, क्या रीजन है, क्या लक्षण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रंजकहीनता। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म। सबसे पहले जानेंगे स्टूडेंट्स कि रंजकहीनता या एल्बिनिज्म होता क्या है, कैसे होता है। तो इसके बारे में पहले आपको बता दें तब नोट कराएंगे। आपको बता दें कि जो रंजकहीनता होता है, एल्बिनिज्म होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जीन, एक जीन जो हमारे शरीर में रंग का निर्धारण करता है। तो याद रखेंगे, इससे पहले आपको बता दें कि हमारे शरीर में एक रंगा पदार्थ पाया जाता है। शरीर में रंग का निर्धारण करने के लिए रंगा पदार्थ, एक रंगा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग मिलानिन कहते हैं, मिलानिन कहते हैं। एक रंगा पदार्थ मिलानिन पाया जाता है जो शरीर के रंगों का निर्धारण करता है। मतलब हमारे शरीर का रंग कैसा होगा इसका डिसाइड अर्थात इसका निर्धारण कौन करता है, मिलानिन करता है। यदि हमारे शरीर में मिलानिन है, मिलानिन बन रहा है, तो हमारे शरीर का रंग सामान्य होगा। और जिनमें मिलानिन नहीं बन रहा है उनमें जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। जिसका लक्षण क्या हो जाएगा, तो शरीर का जो रंग होता है वो परिवर्तन हो जाता है, सामान्य से असामान्य हो जाता है। जैसे त्वचा सफ़ेद, बाल सफ़ेद, आँखों की पुतलियाँ लाल एवं गुलाबी हो जाती हैं। ये रंजकहीनता रोग के लक्षण हैं। सबसे पहले अब जानेंगे कि आखिर यह जो रंगा पदार्थ मिलानिन है ये हमारे शरीर में कैसे बनता है, इसका क्या कारण है, अब कब नहीं बनेगा, इसका क्या कारण है। और याद रखेंगे ये जो रोग हैं रंजकहीनता जो मिलानिन की अनुपस्थिति के कारण बन रहे हैं, ये अप्रभावी रूप से वंशागत होने वाले रोग हैं।
जितने हम रोग पढ़ेंगे ये अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं, प्रभावी रूप से वंशागत नहीं होते हैं। तो इसमें याद रखेंगे हमारे शरीर में मिलेनिन को बनाने के लिए एक टायरोसिनेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है, अर्थात इसको बनाने के लिए एक टायरोसिनेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि रंगा पदार्थ मिलेनिन को बनाने के लिए टायरोसिनेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस एंजाइम का संश्लेषण प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। इस एंजाइम का संश्लेषण एक प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। तो मान लेते हैं कि इसका जो जीन होता है, इसको बनाने का जो जीन होता है टायरोसिनेज का, वो कैपिटल ए है। तो ये अप्रभावी रूप से वंशागत हो रहा है यह रोग, रंजकहीनता। लेकिन प्रभावी रूप यदि इसका रहेगा, प्रभावी इसका जीन रहेगा, तो इसका टायरोसिनेज एंजाइम बनेगा। और टायरोसिनेज किसको बनाएगा? मिलेनिन को बनाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैपिटल ए जीन रहेगा तो क्या बनेगा? टायरोसिनेज बनेगा, टायरोसिनेज बनेगा। और टायरोसिनेज बनेगा तो टायरोसिनेज किसका संश्लेषण करेगा? तो मिलेनिन को बनाएगा। टायरोसिनेज मिलेनिन को बनाएगा, जिससे मिलेनिन बनेगा तो हमारे त्वचा का रंग सामान्य हो जाएगा, सही रहेगा। त्वचा का रंग सामान्य, थोड़ा हम इसको इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्रबल जीन की उपस्थिति में टायरोसिनेज बनेगा। तो प्रबल जीन कैपिटल ए हो जाएगा। यदि यह रहेगा तो क्या बनेगा? टायरोसिनेज बनेगा, और टायरोसिनेज बनेगा तो टायरोसिनेज मिलेनिन को बनाएगा, और मिलेनिन बनेगा तो हमारे शरीर का रंग सामान्य होगा, शरीर का रंग सामान्य होगा, सामान्य। जैसे सामान्य रहने देते हैं, शरीर का रंग सामान्य होगा, जैसा रहेगा वैसा होगा, सामान्य होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे इसका प्रबल जीन ऐसे भी होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी प्रबल जीन है। तो इस कंडीशन में भी टायरोसिनेज बनेगा, और टायरोसिनेज बनेगा तो टायरोसिनेज मिलेनिन को बनाएगा, और मिलेनिन जब बनेगा तो शरीर का रंग भी सामान्य होगा, शरीर का रंग सामान्य, शरीर का रंग सामान्य होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ भी शरीर का रंग सामान्य हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यह अप्रभावी रूप से वंशागत होने वाला यह रोग है। अब देखेंगे इसका अप्रभावी जीन मौजूद हो तो क्या होगा? टायरोसिनेज नहीं बनेगा,
टायरोसिनेज नहीं बनेगा, आपको पता है, क्योंकि इसका अप्रभावी जीन मौजूद है। तो टायरोसिनेज नहीं बनेगा। जब टायरोसिनेज नहीं बनेगा तो मिलानिन भी नहीं बनेगा, मिलानिन भी नहीं बनेगा, जिससे रोग जो होता है रंजकहीनता हो जाता है। तो शरीर का रंग क्या हो जाएगा? जब मिलानिन नहीं बनेगा तो शरीर का रंग असामान्य हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि इसका अप्रभावी जीन, प्रबल जीन मौजूद है तो मिलानिन बन रहे हैं, शरीर का रंग सामान्य हो रहा है। लेकिन इसका अप्रबल जीन मौजूद है तो टायरोसिनेज का निर्माण नहीं हो रहा है, मिलानिन भी टायरोसिनेज नहीं बना रहा है। जब ये बनवा ही नहीं करेगा तो ये नहीं बनेगा और शरीर का रंग असामान्य हो जाएगा। जैसे असामान्य होने का मतलब लक्षण लिख लेते हैं। तो लक्षण आप लोग नोट कर लेंगे। लक्षण: त्वचा सफेद, बाल सफेद, आँख की पुतलियाँ लाल व गुलाबी होना आदि इसके लक्षण हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि रंजकहीनता में टायरोसिनेज को बनाने वाला जो एंजाइम हो, टायरोसिनेज को जो बनाने वाला जीन होता है, टायरोसिनेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होता है उसका प्रबल जीन अनुपस्थित होता है, अर्थात अप्रबल जीन उपस्थित होता है, जिसके कारण टायरोसिनेज नहीं बनता है, मिलानिन नहीं बनता है और शरीर का रंग असामान्य हो जाता है। लक्षण भी आप लोगों ने देखा, त्वचा सफ़ेद, बाल सफ़ेद, आँख की पुतलियाँ लाल व गुलाबी होना आदि इसके लक्षण हैं। तो ये रहा रंजकहीनता के बारे में। तो रंजकहीनता के बाद हम पढ़ेंगे एल-कैप्टोन्यूरिया के बारे में। इसमें बस आप लोग यही याद रखेंगे कि हमारे शरीर के रंगों का निर्धारण करने के लिए एक रंगा पदार्थ मिलानिन पाया जाता है, जिसका संश्लेषण एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है जिसका नाम है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज का संश्लेषण भी एक प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है, प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है, अर्थात इसका प्रबल जीन रहेगा तो टायरोसिनेज बनेगा, मिलानिन बनेगा और हमारे शरीर का रंग सामान्य होगा। यदि इसका अप्रबल जीन मौजूद है तो टायरोसिनेज नहीं बनेगा, मिलानिन नहीं बनेगा और हमारे शरीर का रंग असामान्य हो जाएगा, जैसा आप लोग यहाँ इसके लक्षणों में देख रहे हैं। दूसरा आप लोग हेडिंग डालेंगे एल-कैप्टोन्यूरिया। दूसरा रोग है स्टूडेंट्स एल-कैप्टोन्यूरिया। एल-कैप्टोन्यूरिया के बारे में आप पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, इसका कारण क्या है। तो याद रखेंगे एल-कैप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में 2 अमीनो अम्ल बनते हैं और इनका भी उपापचय भी होता है एक
एंजाइम की उपस्थिति में। तो याद रखेंगे, इसमें सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे कि एल्केप्टोन्यूरिया रोग में हमारे शरीर की कोशिकाओं में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में हमारे शरीर की कोशिकाओं में फिनाइलएलेनिन व टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन व टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल बनते हैं। 2 अमीनो अम्ल बनते हैं, फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन। याद रखेंगे, इनके उपापचय के एक चरण में, जब इनका उपापचय होता है, इनका भी उपापचय होना जरूरी है, इन दोनों का भी उपापचय होना जरूरी है। तो इनके उपापचय के प्रथम चरण में लिख लेंगे फिनाइलएलेनिन व टायरोसिन के उपापचय के एक चरण में होमोजेंटिसिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि फिनाइलएलेनिन व टायरोसिन का भी उपापचय होना जरूरी है, और जब उपापचय होता है तो उसके एक चरण में इसके स्टेज आती है जिसमें होमोजेंटिसिक अम्ल बनता है। होमोजेंटिसिक अम्ल का उपापचय भी एक प्रबल एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अर्थात होमोजेंटिसिक अम्ल का लिख सकते हैं, और होमोजेंटिसिक अम्ल का उपापचय भी एक प्रबल उपापचय भी एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा इस एंजाइम का संश्लेषण
संश्लेषण भी एक प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। उपस्थिति में होता है। तो आप लोगों ने देखा फिनाइल एलेनिन व टायरोसिन के उपापचय के एक चरण में होमोजेनसिक अम्ल बनता है और होमोजेनसिक अम्ल का उपापचय भी एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा इस एंजाइम का संश्लेषण भी एक प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। तो मान लेते हैं प्रबल जीन इसका, मान लेते हैं कि प्रबल जीन इसका क्या है, प्रबल जीन इसका है स्टूडेंट्स कैपिटल बी। इसका प्रबल जीन क्या है, कैपिटल बी। तो जब इसका प्रबल जीन मौजूद रहेगा तो आपको पता है कि होमोजेनसिक अम्ल का उपापचय होगा। होमोजेनेटिक अम्ल का उपापचय होगा। जब इसका प्रबल जीन रहेगा तो प्रबल जीन रहेगा तो क्या करेगा, किसको बनाएगा, तो एंजाइम को बनाएगा। तो थोड़ा इधर हम बना लेते हैं। प्रबल जीन कैपिटल बी रहेगा तो क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा और एंजाइम किसका उपापचय करेगा, होमोजेनसिक अम्ल का उपापचय करेगा। अर्थात प्रबल जीन रहेगा, एंजाइम बनेगा, एंजाइम होमोजेनसिक अम्ल का उपापचय करेगा जिससे सामान्य रहेगा, रोग नहीं होगा, जिससे रोग नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसका एक और जीन प्रबल जीन होता है कैपिटल बी स्मॉल बी। जब ये भी रहेगा तभी एंजाइम बनेगा क्योंकि ये अप्रभावी रूप से वंशागत होने वाले हैं। तो प्रभावी जीन रहेंगे तो एंजाइम बनेंगे और वो होमोजेनसिक अम्ल का भी क्या होगा, उपापचय होगा। होमोजेनेटिक अम्ल का उपापचय होगा तथा रोग नहीं होगा। लेकिन अब देखेंगे इसका अप्रबल जीन यदि रहेगा जैसे स्मॉल बी तब क्या होगा, अप्रबल जीन रहेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा और होमोजेनसिक अम्ल का उपापचय भी नहीं होगा। होमोजेनेटिक अम्ल का उपापचय नहीं होगा तथा यह रोग होगा जिसको हम लोग कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि प्रबल जीन मौजूद है तो प्रबल जीन एंजाइम को बना रहा है, एंजाइम होमोजेनसिक अम्ल का उपापचय कर रहा है जिससे रोग के लक्षण नहीं आ रहे, रोग नहीं हो रहे हैं। कैपिटल बी मौजूद है, एंजाइम बनेंगे, होमोजेनसिक अम्ल का उपापचय होगा, रोग नहीं होगा।
कैपिटल भी स्मॉल भी होंगे, एंजाइम बनेंगे, होमोजेंसिक अम्ल का उपापचय होगा, रोग नहीं होंगे, लेकिन अप्रबल जीन मौजूद होंगे, स्मॉल भी, तो एंजाइम नहीं बनेंगे, होमोजेंसिक अम्ल का उपापचय नहीं होगा और यह रोग होगा। और रोग के लक्षण आप लोग नोट कर लेंगे। रोग का लक्षण क्या है? इस रोग का लक्षण है, यहां पर होमोजेंसिक अम्ल है, यह हमारे रुधिर में पहुंचकर, यह होमोजेंसिक अम्ल हमारे रुधिर में पहुंच जाता है और रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है और जोड़ों में जाकर इकट्ठा होने लगता है। जहां जहां हमारे जोड़ हैं पूरे शरीर में, वहां जोड़ों में एकत्र होने लगता है और एकत्र होने के कारण गठिया रोग उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ और आपको बता दें कि हमारे शरीर में इसकी अधिकता के कारण मूत्र त्याग के समय, जब मूत्र त्याग होता है उस समय, जब मूत्र हवा के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो रोगी व्यक्ति के मूत्र का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो ये इसके लक्षण है। लक्षण में लिख लेंगे, होमोजेंटिसिक अम्ल, होमोजेंटिसिक अम्ल पूरी रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है एवं जोड़ों में एकत्र होने लगता है। एकत्र होने लगता है, जोड़ों में एकत्र होने लगता है, जिससे गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग हो जाता है। जिससे गठिया रोग हो जाता है तथा इस अम्ल की अधिकता होने से मूत्र द्वारा बाहर आने लगते हैं, बाहर आने लगता है एवं वायु के संपर्क में आने से मूत्र का रंग काला पड़ जाता है, काला हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा लक्षण, होमोजेंसिक अम्ल रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है एवं जोड़ों में एकत्र होने लगता है।
जिससे गठिया रोग होने का खतरा बढ़ जाता है या गठिया रोग हो जाता है। तथा इस अम्ल की अधिकता होने से मूत्र द्वारा बाहर आने लगता है एवं वायु के संपर्क में आने से मूत्र का रंग भी क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ये रहा स्टूडेंट्स एल केप्टोन्यूरिया के बारे में, जो अप्रभावी रूप से वंशागत होता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा एल केप्टोन्यूरिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। इसको मिटा देते हैं। तीसरा जो रोग है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें देखेंगे आप लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है। हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन में नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम अनुपस्थित रहता है। तो इस रोग में क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एक अमीनो अम्ल बनता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। तो लिख सकते हैं हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि शरीर में फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। तब जाकर कौन सा रोग हो जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। याद रखेंगे। तथा इस एंजाइम का संश्लेषण, जो एंजाइम होता है इसका संश्लेषण, जो एंजाइम अनुपस्थित रहता है इसका भी संश्लेषण एक प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। तो तथा इस एंजाइम का संश्लेषण भी एक
प्रबल संश्लेषण भी एक प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। उपस्थिति में होता है। तो आप लोगों ने देखा जो एंजाइम अनुपस्थित रहता है, यदि एंजाइम का संश्लेषण होगा, एंजाइम बनेगा कब? जब उसका जीन, प्रबल जीन क्या होगा? मौजूद होगा। तो उसका प्रबल जीन देख लेते हैं। जैसे प्रबल जीन रहेगा तो एंजाइम बनेगा। प्रबल जीन देख लेते हैं। इसका कैपिटल डी मान लेते हैं। इसका जीन क्या है स्टूडेंट्स? कैपिटल जी। ये जीन है तो एंजाइम बनेगा। आपको पता है कि जब इसका प्रबल जीन मौजूद है तो एंजाइम क्या होंगे? बनेंगे। एंजाइम का संश्लेषण होगा और फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलेगा। फिनाइल एलेनिन किस में बदलेगा स्टूडेंट्स? टायरोसिन में बदलेगा। टायरोसिन में बदलेगा। प्रबल जीन मौजूद है, एंजाइम बन रहा है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ये जरूरी होता है हमारे शरीर में। यह अमीनो अम्ल इसमें बदलना आवश्यक होता है। यह कब बदलेगा? जब यह एंजाइम रहेगा तब। इसका दूसरा जीन देखेंगे, ये भी रहेगा तो एंजाइम का संश्लेषण होगा। एंजाइम का संश्लेषण होगा और फिनाइल एलेनिन चेंज होगा टायरोसिन में। फिनाइल एलेनिन किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स? टायरोसिन में। टायरोसिन में। टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसका अप्रबल जीन, यदि अप्रबल जीन मौजूद हो तब क्या होगा? अप्रबल जीन मौजूद हो तब क्या होगा? यह एंजाइम नहीं बनेगा। यह एंजाइम क्या होगा? नहीं बनेगा। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे नहीं बदलेगा, जिससे फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग हो जाता है। लक्षण लिख लेंगे आप लोग। लक्षण सिम्टम्स इसके कैसे पहचानेंगे आप लोग? तो इसके लक्षण हैं, एंजाइम की अनुपस्थिति में फिनाइल एलेनिन का तंत्रिका ऊतकों में जमाव होने लगता है, जिससे बच्चों में अल्पबुद्धिता रोग हो जाता है। लिख लेंगे, फिनाइल एलेनिन एंजाइम की अनुपस्थिति में, मिटा देते हैं, लिखेंगे, एंजाइम की अनुपस्थिति में
अनुपस्थिति में एंजाइम की अनुपस्थिति में फिनाइल एलेनिन का तंत्रिका ऊतकों में जमाव होने लगता है। तंत्रिका ऊतकों में जमाव होने लगता है। जिससे अल्पबुद्धिता रोग हो जाता है, जिससे बच्चों में अल्प बुद्धिता अर्थात मानसिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। अल्प बुद्धिता रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एंजाइम की अनुपस्थिति में फिनाइल एलेनिन का अधिक जमा होने लगता है तंत्रिका ऊतकों में, जिससे तंत्रिका ऊतकों में अधिक जमाव के कारण बच्चों में अल्प बुद्धिता रोग हो जाता है। तो यह इस रोग के लक्षण रहे फिनाइल कीटोन्यूरिया के। आगे हम रोग देखेंगे हस्याकार रुधिराणु के बारे में। तो कायिक या दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों में सबसे अंतिम रोग है, चौथा रोग है हस्याकार रुधिराणु। उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। चौथा रोग है हस्याकार रुधिराणु रक्ताल्पता। हस्याकार रुधिराणु रक्ताल्पता। हस्याकार रुधिराणु रक्ताल्पता। या एक और नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता, इसको हम लोग इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता या हस्याकार रुधिराणु रक्ताल्पता, ये इस रोग के नाम है। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो आरबीसी होता है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो होती है
लगभग स्फेरिकल टाइप की होती है, गोलाकार होती है, स्फेरिकल टाइप की होती है। लेकिन यह सामान्य अवस्था है हमारे आरबीसी सेल्स का। लेकिन यह आरबीसी सेल का जो स्ट्रक्चर है, आकृति हो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और चेंज होकर कैसी हो जाती है, हाशिया के आकार का हो जाता है। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि हमारे आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो समान कंडीशन में कैसा होता है, तो बाई कॉन्केव होता है, अर्थात लगभग मान लीजिए गोलाकार होता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या रिस्पॉन्सिबल है वो देखेंगे। तो हम आपको बता दें कि आरबीसी का शेप सामान्य रहने के लिए हीमोग्लोबिन का जो शेप है HbA, इसका जो शेप है सामान्य रहने के लिए जो हमारा जो जीन होता है उसमें नाइट्रोजनी क्षारों का जो क्रम होता है वो सीक्वेंस में लगा रहना चाहिए। तो उसके लिए हम ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे आरबीसी का जो शेप है सामान्य, यहाँ पर देखेंगे सामान्य है, इस कंडीशन में सामान्य है। और यहाँ पर बाद में ये चेंज होगी कैसे, हांसी आकार का हो जाएगा। हांसी आकार का हो जाएगा कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे आरबीसी का जो शेप है नॉर्मल रहने के लिए, सामान्य रहने के लिए उसका जो जीन होता है वो HbA होता है। सामान्य के कंडीशन में HbA होता है। और इसको बनने के लिए, सामान्य बनने के लिए नाइट्रोजनी क्षारों का जो सीक्वेंस होता है क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, GAG होना अनिवार्य है, GAG। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे शरीर के आरबीसी का जो शेप होता है, हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है, आरबीसी का जो शेप होता है, सामान्य रहने के लिए नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम GAG होना अनिवार्य होता है। फिर यह किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, तो आपको पता है G चेंज होगा C में, A चेंज होगा आपका T में, और G चेंज होगा C में। ये आप अगले लेसन में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये नाइट्रोजनी क्षारें किस में कन्वर्ट होती है। जब DNA आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ती है, चाहे ये इससे जुड़े चाहे ये इससे, यही सीक्वेंस चलता है। यहाँ पर G C में चेंज हुआ देख रहे हैं ना, और A T में चेंज हुआ है और G C में। इस कारण ये आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ mRNA क्या करता है, जो mRNA होता है इस सूचना को, इसके आकार की जो सूचना होती है इसको लेकर आता है और वैसा हीमोग्लोबिन बनाता है। ये फिर क्या किस में चेंज होगा, तो GAG में फिर यह चेंज हो जाएगा। जिसके लिए आपको बता दें कि यह किस अमीनो अम्ल को बनाएगा, तो छठवें स्थान पर किस अमीनो अम्ल को बनाएगा स्टूडेंट्स, तो ग्लूटामीन को बनाएगा। छठवें स्थान पर ग्लूटामीन की कोडिंग करता है, ग्लूटामीन अमीनो अम्ल को कोड करता है, याद रखेंगे। छठवें स्थान पर ग्लूटामीन को कोडिंग करता है, ये छठवें स्थान पर हमेशा आना चाहिए, अर्थात GAG ग्लूटामीन को कोड करता है छठवें स्थान पर। सातवें स्थान पर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सातवें स्थान पर भी ग्लूटामीन ही होता है। सातवें स्थान पर अर्थात यहाँ पर ग्लूटामीन ही होगा, ग्लूटामीन ही होगा सातवें स्थान पर। इस सामान्य की कंडीशन में बता रहे हैं कि अर्थात नॉर्मल हीमोग्लोबिन का शेप रहने के लिए, अर्थात आरबीसी का शेप रहने के लिए
हमेशा GAG CTC में चेंज होगा, CTG GAG में, और GAG ग्लूटामीन को बनाएगा। और इसके 5वें स्थान पर जो होता है स्टूडेंट्स, तो 5वें स्थान पर होता है प्रोलीन। इसके बाद होता है थ्रोमिन, उसके बाद होता है ल्यूसीन, उसके बाद ल्यूसीन के बाद होता है कौन सा अमीनो अम्ल, हिस्टिडीन, उसके बाद होता है वायलिन। नंबर 1 पर क्या होता है, वायलिन। यह अमीनो अम्ल का सीक्वेंस जरूरी है किसके लिए, ये हो गया 5वें नंबर पर, ये हो गया 4थे नंबर पर, ये हो गया 3रे नंबर पर, ये हो गया दूसरे, ये पहले नंबर पर। यह सीक्वेंस हमारे आरबीसी का शेप सामान्य रहने के लिए जरूरी होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया में देख लेंगे क्या होता है, क्यों इसका आकार चेंज होता है। तो सिकल सेल एनीमिया में HBS, ये हमारे सिकल सेल एनीमिया का क्या है, जीन है, जिसके कारण आरबीसी का शेप क्या हो गया है, हंसियाकार हो गया है। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखेंगे इसके लिए यहाँ पर GAG के जगह GTG आ जाता है। क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, GTG आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सिकल सेल एनीमिया में जो नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम होता है वो परिवर्तन हो जाता है, अर्थात A की जगह क्या आ जाता है, T आ जाता है। इसी को हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं। जब डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों के सिर्फ एक क्रम में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजनी क्षारों के सिर्फ एक क्रम में परिवर्तन होता है, उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, हंसियाकार रुधिराणु, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु उत्परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ए की जगह क्या जुट रहा है सिकल सेल एनीमिया में, टी जुट रहा है। तो बिंदु उत्परिवर्तन भी समझ में आया कि जब डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों में परिवर्तन हो जाता है, या किसी एक नाइट्रोजनी क्षार में परिवर्तन होता है, उसको बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये क्या बनाएगा, तो आपको पता है कि यह बनेगा, जी किस में से होगा, सी में, और टी किस में चेंज होगा, ए में, और जी किस में चेंज हो जाएगा, सी में चेंज हो जाएगा, और बाकी सब वही रहेंगे। फिर इसको एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, तो एमआरएनए इसको कोडिंग करेगा, तो ये सी किस में चेंज हो जाएगा, जी में, ए किस में चेंज हो जाएगा, यू में, और सी किस में चेंज हो जाएगा, जी में। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम GAG होना चाहिए, जो कि GUG हो गया है, जिसके कारण 6वें स्थान पर ग्लूटामिन आने की जगह क्या आ जाता है, तो ग्लूटामिन 9 आकर क्या आ जाता है स्टूडेंट, वायलिन आ जाता है। वायलिन नामक अमीनो अम्ल 6वें स्थान पर यह कोड कर देता है, वायलिन को बना देता है यहाँ पर 6वें स्थान पर, जो कि सामान्य नहीं है। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है इस कंडीशन में। 6वें स्थान पर हो गया। 7वें स्थान पर ग्लूटामिन ही रहता है, 7वें स्थान पर ग्लूटामिन ही रहता है, ये 7वें स्थान पर। और इससे पहले आएंगे तो 5वें 4थे पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर प्रोलीन आता है, प्रोलीन, उसके बाद थ्रियोनिन
थ्रियोनिन, उसके बाद है ल्यूसीन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, और यहाँ पर आ जाता है आपका बैलिन, बैलिन। ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सिकल सेल एनीमिया में जो 6वें स्थान पर हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है सिकल सेल एनीमिया, और ग्लूटामिन की जगह बैलिन आकर जुड़ जाता है, जिसके कारण आरबीसी का शेप गोलाकार से, स्फेरिकल से हंसियाकार हो जाता है। यह रहा स्टूडेंट्स सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, अर्थात हमारे आरबीसी का शेप सिकल कैसे हो जाता है, हंसियाकार कैसे हो जाता है। उसका कारण है कि हमारे आरबीसी में उपस्थित, आरबीसी के जीन में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षारें होती हैं, वहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, GAG की जगह GTG हो जाता है, जिसके कारण 6वें स्थान पर ग्लूटामिन आने की वजह बैलिन आ जाता है, जिसके कारण हंसियाकार आरबीसी का शेप हो जाता है। इसकी वंशागत देख लेते हैं कैसे होता है, इसको मिटा दें। इसकी वंशागत कैसे होता है, तो वंशागत को भी आप लोग देख लेंगे। वंशागति, सामान्य के लिए क्या है, यहाँ देखेंगे सामान्य के लिए जीन क्या होगा, तो सामान्य के लिए होगा HB हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन HbA। इस कंडीशन में सामान्य होगा, रोगी नहीं होगा। दूसरा HbA और HbS की कंडीशन में क्या होगा, ये वाहक कहलाते हैं, वाहक, इस रोग के वाहक, याद रखेंगे। वाहक सामान्य भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं, वाहक भी हो सकते हैं, और कुछ रोग के लक्षण भी आ सकते हैं, अर्थात कुछ आरबीसी में परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ आरबीसी के सेल में परिवर्तन हो सकता है, कुछ आरबीसी के सेल में परिवर्तन होगा स्टूडेंट, लेकिन घातक नहीं होता, इस कंडीशन में घातक नहीं होता है। सामान्य भी हो सकता है, वाहक भी हो सकता है, कुछ आरबीसी के सेल में परिवर्तन भी हो सकता है इसमें, इस कंडीशन में। लेकिन रोगी कब होगा, HbS, इस कंडीशन में क्या होंगे, तो रोगी होंगे। इस कंडीशन, जब यह कंडीशन आ जाएगी तो यहाँ पर रोगी होंगे। तो ये रहा इसका। सामान्य कब होंगे, तो सामान्य आप जानते ही हैं, HbA की कंडीशन में सामान्य होंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, हम उसको हल कराएंगे, तब आपको देंगे हल करने के लिए। एक ऐसा लिख सकते हैं, एक ऐसा पुरुष जो हंसियाकार रुधिराणु से ग्रसित है तथा उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है,
होता है जो इस रोग की वाहक है। वाहक है। वंशागत इसकी वंशागत दर्शाइए। अगली पीढ़ी में इसकी वंशागत क्या होगी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, एक ऐसा पुरुष जो हंसिया का रुधिराणु से ग्रसित है तथा उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जो इस रोग की वाहक है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग निकाल लेंगे, देखेंगे। पुरुष को आप लोग लेंगे तो यहाँ पर पुरुष क्या है, हंसिया का रुधिराणु से ग्रसित है। तो पुरुष का आप लोग जीनोटाइप निकाल लेंगे तो उसका रोगी है तो HBS होगा, याद रखेंगे। HBS यह पुरुष क्या है स्टूडेंट्स, रोगी है। और स्त्री क्या है यहाँ पर, तो स्त्री वाहक है। तो वाहक का क्या होगा देख लेंगे। स्त्री क्या है, वाहक है। तो वाहक का इसका जीनोटाइप बना लेंगे HBS। क्लियर। इसको हम जनक मान लेते हैं, ये जनक हो गए। अब यहाँ से आप लोग इसका युग्मक निकाल लेंगे। तो HBS, यहाँ भी HBS, यहाँ हो जाएंगे HBA, यहाँ हो जाएगा HBS। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ पर युग्मक बन गए। अब यहाँ पर क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, निषेचन कराएंगे। तो निषेचन करा लीजिए। HBS HBA यह अपॉन पीढ़ी हमें प्राप्त हो रही है। इसका क्रॉस इसके साथ HBS फिर इसका क्रॉस इसके साथ HBS और इसका क्रॉस इसके साथ HBS। ये हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई स्टूडेंट्स, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला यहाँ पर देख लेंगे। तो ये क्या मिले, सामान्य ये वाहक मिले, वाहक लिख सकते हैं, वाहक मिले। ये क्या, रोगी। ये क्या हो गए, वाहक, और ये हो गए रोगी। अर्थात 50% रोगी F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए, 50% रोगी और 50% वाहक प्राप्त हुए। तो ये रहा स्टूडेंट्स इसकी वंशागत का ग्राफ हमने आपको बताया। अगली पीढ़ी में क्या वंशागत हुई। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं इसी से संबंधित। एक ऐसा पुरुष जो हंसिया का रुधिराणु, एक ऐसी स्त्री, अब यहाँ पर स्त्री डाल देते हैं, एक ऐसी स्त्री जो हंसिया का रुधिराणु से ग्रसित है, उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से होता है जो इस रोग, जो सामान्य है, रोगी नहीं है, पुरुष क्या है, सामान्य है। अगली पीढ़ी में इसकी वंशागत क्या होगी, आप लोग इसको बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका
भेजेंगे रिजल्ट क्या होगा अगली पीढ़ी में। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे और उसका हल भी हमने आपको बताया। किसके कारण ये सब रोग हो रहे हैं? गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा हो रहे हैं। तो पहला आप लोगों ने काई क्या दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों को पढ़ा। आगे वाले भाग में हम पढ़ेंगे कि लिंग गुणसूत्रों के जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं, उसको पढ़ेंगे। वो लास्ट टॉपिक होगा इस अध्याय का। तो इस वीडियो को, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। जुड़े रहिए बायोलॉजी स्टडी पॉइंट इन हिंदी में SN ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।